हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पेपर है सितंबर 2016 वाला। इसके पहले मई 2016 वाले पेपर के साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हुए हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं सारे पेपर के साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, हमारे सौर परिवार में ऐसे दो ग्रह हैं जिनका सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल हमारी पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है, परंतु उनका घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है। इन ग्रहों के नाम हैं। There are two planets in our solar system whose periods of revolution around the sun are less than those of our Earth, but their periods of rotation are more as compared to those of the Earth. These planets are, पहला विकल्प है बुध और शुक्र, दूसरा है यूरेनस और नेपच्यून, तीसरा है मंगल और बृहस्पति और चौथा है बुध और शनि। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, बुध और शुक्र। ये ऐसे दो ग्रह हैं जिनका घूर्णन काल जो है पृथ्वी के घूर्णन काल से बड़ा है, लेकिन परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल की तुलना में छोटा है। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यही दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सभी शुक्र को ही कहे जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सल्फर, एल्युमिनियम और लौह के गलनांक क्रमशः 113, 666 तथा 1535 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? लिखा है, आयरन, सल्फर और एल्युमिनियम 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस हैं। दूसरा है केवल सल्फर 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। तीसरा है केवल आयरन 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। और चौथा है एल्युमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, एल्युमिनियम तथा आयरन 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठोस हैं। अब गलनांक क्या होता है? तो गलनांक वह तापमान है जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत परपथ इस प्रकार लगाया गया कि बैटरी V का धनात्मक टर्मिनल एक बल्ब B1 से जुड़ा है, जो बल्ब B2 से जुड़े प्रतिरोधक R से जुड़ा है। अंततः B2 बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा है। दोनों बल्ब दीप्तमान हैं। अगर R का मान बढ़ा दिया जाए तो पहला विकल्प है B1 और B2 दोनों की दीप्ति कम हो जाएगी। B1 की दीप्ति कम हो जाएगी और B2 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तीसरा विकल्प है B2 की दीप्ति कम हो जाएगी और B1 की दीप्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और चौथा है B1 और B2 दोनों अपरिवर्तित रहेंगे। तो यदि प्रतिरोध में वृद्धि होगी तो धारा का मान कम हो जाएगा और B1 और B2 दोनों की दीप्ति कम हो जाएगी। पहला विकल्प इसमें सही है। बोथ B1 एंड B2 विल बिकम डिमर। अगला प्रश्न है, लिखा है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए लिखा है, डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है। कथन बी लिखा है, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस होता है, ये गलत है। कथन बी
कथन ए सही है। ये क्यों गलत है? प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो पर्सर होता है वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, इसीलिए ये गलत है। और ये डॉक्टरी थर्मामीटर का सही लिखा हुआ है पर्सर, तो इसमें ए सही है लेकिन बी गलत है, तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अब जो डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं इसका उपयोग किया जाता है शरीर का ताप मापने के लिए, इसीलिए इसका पर्सर भी कम होता है। और प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है इनका उपयोग किया जाता है गलनांक या क्वथनांक की जांच करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से अधिक प्रभावित होगा? पहला विकल्प है पुरी, दूसरा है अमृतसर, तीसरा है उदयपुर और चौथा है बद्रीनाथ। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है पुरी। तो पुरी में चक्रवात अधिक आने की संभावना क्यों है? क्योंकि पुरी जो है भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और पूर्वी तट पर चक्रवात का खतरा अधिक है, इसीलिए यहाँ पर चक्रवात के आने की संभावना सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, हवा ऊष्मा के स्रोत के समीप गर्म हो जाती है तथा ऊपर उठ जाती है। हवा पार्श्वों से आकर इसका स्थान ले लेती है। इसी प्रकार हवा तेल हीटरों से भी गर्म होती है। यह कौन सी प्रक्रिया है? पहला विकल्प है विसरण, दूसरा है संचालन, तीसरा है संवहन और चौथा है विकिरण। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है संवहन। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, संचालन, संवहन और विकिरण। तो ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण संचालन द्वारा होता है, द्रव और गैसों में संवहन द्वारा, और सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी तक विकिरण द्वारा ही पहुंचती है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक पुस्तक मेज के तल पर विश्राम की स्थिति में पड़ी है। इस पर लग रहे बलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला विकल्प है इस पर केवल घर्षण बल कार्य कर रहा है, दूसरा है इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा, तीसरा है इस पर संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है और चौथा है इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इस पर जो है संतुलित बलों का एक जोड़ा काम कर रहा है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। कथन ए लिखा है, भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है। कथन बी है, विभिन्न प्रकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही लिखे हुए हैं कि भारी अनाजों से भूसा ओसाई द्वारा अलग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के कणों के मिश्रण को चालन व निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। ए और बी दोनों ही सही हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था में द्रव। पहला विकल्प है सभी दिशाओं में दबाव डालता है, दूसरा है केवल लंबवत दिशा में दबाव डालता है, तीसरा है केवल नीचे की दिशा में दबाव डालता है और चौथा है केवल पार्श्व की ओर दबाव डालता है। तो जब द्रव स्थिर अवस्था में होता है तो यह सभी दिशाओं में दबाव डालता है, एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? कथन ए है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, बी है प्रतिबिंब वस्तु की दूरी की समान दूरी पर बनता है, सी है प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है और चौथा है प्रतिबिंब आभासी होता है। तो इसमें सत्य कथन पूछे गए हैं, पहला असत्य है, बाकी तीनों ही सही हैं। बी सी डी यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अब प्रतिबिंब ए क्यों गलत है? इसमें लिखा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, तो आकार बड़ा नहीं होता, वस्तु के आकार के बराबर होता है, इसलिए ये गलत है, बाकी तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सभी एक कोश की जीव हैं सिवाय, निम्नलिखित सभी एक कोश की हैं एक को छोड़कर। पहला विकल्प है मुर्गी का अंडा, दूसरा है युग्मनज,
तीसरा है भ्रूण और चौथा है पैरामीशियम। तो इसमें मुर्गी का अंडा, युग्मनज और पैरामीशियम सभी एक कोशिकीय हैं, सिर्फ भ्रूण को छोड़कर। तो इसका उत्तर भी यही हो जाएगा, तीसरा विकल्प है। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताना है तो जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है, रासायनिक परिवर्तन है। सेब के टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह भूरा हो जाता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामिन का प्रयोग किया जाता है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। पहला विकल्प इसमें सही है, सभी रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए रासायनिक परिवर्तन के बारे में कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं तो वह कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या है, किसी पदार्थ के आकार, आकृति, रंग और अवस्था में जब परिवर्तन हो जाता है तो वह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है, कोई छात्र मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करता है और बची हुई राख को आसुत जल में घोलकर विलयन बनाता है। इस विलयन की एक बूंद क्रमशः पहले नीले लिटमस और फिर लाल लिटमस पर डालने पर यह प्रेक्षण करेगा। पहला विकल्प है, नीला लिटमस रंगहीन हो जाता है जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। दूसरा है, नीला लिटमस नीला ही रहता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तीसरा है, नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला ही रहता है, जबकि लाल लिटमस लाल ही रहता है। और चौथा है, नीला लिटमस लाल हो जाता है जबकि लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा। नीला लिटमस तो नीला ही रहेगा लेकिन लाल जो है वह नीला हो जाएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता, कारण दीजिए। कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए। तांबा जस्ते से अधिक अभिक्रियाशील है, तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है, जस्ता उत्कृष्ट धातुओं में से एक है, अभिक्रिया श्रृंखला में जस्ता तांबे के नीचे होता है। तो तांबा जस्ता को उसके नमक के घोल से अलग नहीं कर सकता क्योंकि तांबा जस्ते से कम अभिक्रियाशील है। बी कथन जो इसमें लिखा है वह बिल्कुल सही है। तो पहला विकल्प इसमें सही होगा, केवल बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। लिखा है, तपेदिक, निमोनिया, मियादी बुखार। दूसरा है छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। तीसरा है मलेरिया, पोलियो, मियादी बुखार। और चौथा है छोटी माता, तानिकासूत और तपेदिक। तो इसमें जो बैक्टीरिया से फैलते हैं उन्हें बताना है। तो बैक्टीरिया से फैलते हैं तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, निमोनिया और टाइफाइड। पहला विकल्प इसमें सही है। टाइफाइड को ही मियादी बुखार भी कहते हैं। तो पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्तंभ ए और स्तंभ बी पर विचार कीजिए, जिसमें स्तंभ ए में सूक्ष्म जीवों के नाम दिए गए हैं तथा स्तंभ बी में उन वर्गों के नाम लिखे हैं जिनसे वे संबंधित हैं, यानी मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। लिखा है एस्परजिलस, तो इसे मिलाएंगे कवक से यानी तीसरे से मिलाएंगे इसे। लैक्टोबैसिलस, इसे मिलाएंगे दूसरे से, ये जीवाणु है। पैरामीशियम, इसे मिलाएंगे प्रोटोजोआ से। और स्पाइरोगाइरा, इसे मिलाएंगे पहले से शैवाल से। तो इस क्रम में जो है ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला, तीसरा विकल्प इसमें सही है। तीसरा विकल्प सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन मानव परिसंचरण तंत्र में सिराओं के विषय में सत्य हैं? लिखा है सभी सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड बहुल रक्त को वहन करती हैं। दूसरा है सिराओं की दीवारें पतली होती हैं। तीसरा है सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। तो सिराओं की दीवारें पतली होती हैं, बिल्कुल सही बात है। और सिराएं रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, बी और सी, इनमें तीसरा विकल्प सही है। तो सिराएं क्या करती हैं? ये अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक ले जाती हैं। इनकी भित्तियां जो हैं धमनियों की तुलना में पतली होती हैं, क्योंकि रक्त प्रवाह का दाब कम होता है। धमनियां क्या होती हैं ये भी तो जानना आवश्यक है। तो यह शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं और इनकी भित्तियां जो हैं सिराओं की तुलना में मोटी होती हैं। तो धमनियां और सिराओं के बारे में ये सब भी जानना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है? सेलुलोज यानी कि रुक्षांश। पहला विकल्प है सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। तीसरा है मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु से सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। तीसरा है मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। और चौथा है सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। पहला विकल्प है कंदुक खल्का संधि, दूसरा है हिंज संधि, तीसरा है श्रोणि संधि और चौथा है बद्ध संधि। तो सिर और ऊपरी जबड़े के बीच बद्ध संधि यानी कि फिक्स्ड ज्वाइंट पाया जाता है। चौथा विकल्प इसमें सही है। कंदुक खल्का संधि कहाँ पाई जाती है? ये कंधे में पाई जाती है। हिंज संधि कहाँ पाई जाती है? घुटने और कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है। श्रोणि संधि यानी पेल्विक ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? तो श्रोणि संधि यानी पेल्विक ज्वाइंट जो है यह जांघ की हड्डी के साथ कूल्हे के जोड़ का निर्माण करती है। तो यहाँ होता है पेल्विक ज्वाइंट। अगला प्रश्न है, सही कथनों को पहचानिए। लिखा है धरती में भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। दूसरा है जल की कमी ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं। तीसरा है खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है। और चौथा है जल का मूलभूत स्रोत वर्षा ही है। तो जल का मूलभूत स्रोत वर्षा ही है, सिर्फ यही कथन सही है, केवल डी पहला विकल्प इसमें सही है। तो आज ये सितंबर 2016 वाला पेपर था। यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।